हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन। मतलब मेरा एलीन ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो कब, कैसे होता है और कब होता है। एलीन ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्यों है, एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करता है, ये सारा चीज हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में देखे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फिर से वही एलीन का केस थोड़ा सा देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ, ये है आपका एलीन जिसमें कि आपका दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, लगातार दो डबल बॉन्ड। तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा प्रोवाइडेड दैट प्रत्येक टर्मिनल कार्बन से जो अटैच्ड ग्रुप हो वो बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ए बराबर बी नहीं होना चाहिए किसी भी एंड पे। ये ए, ये बी, और ये ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। यहां ये सी और डी भी हो सकता है, मतलब कि तब उस केस में सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, क्योंकि अगर किसी भी टर्मिनल कार्बन का कोई दो एटम सेम हो जाएगा, तो कोई दो ग्रुप सेम हो जाएगा, तो उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने लगेगा। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने लगेगा तो वो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो सारा मॉलिक्यूल जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये केस है। इस केस में क्या है, एलीन इज ऑप्टिकली एक्टिव। सिमिलरली all even numbered cumulins, इसी तरीके से एलीन ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, उसी तरीके से सिमिलरली, क्योंकि एलीन और इवन नंबर क्यूमुलिन में एक सिमिलैरिटी है। कौन सा सिमिलैरिटी भाई? एलीन भी नॉन प्लेनर, इवन नंबर क्यूमुलिन भी नॉन प्लेनर। तो जब दोनों नॉन प्लेनर हो गया तो उसको डाइसिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, प्रत्येक टर्मिनल कार्बन के दोनों एटम और ग्रुप को अलग अलग कर देना है, तो उसमें किसी भी तरह का पीओएस मौजूद नहीं होगा, और इवन नंबर क्यूमुलिन भी नॉन प्लेनर हो जाएगा, और उसमें किसी भी तरह का पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरा ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में जब हम दोनों डिस्टेंस को देखते हैं, ये L1 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के बावजूद, और ये L2, ये L1 बराबर L2 होता है। उसी तरह से इवन नंबर क्यूमुलिन भी नॉन प्लेनर होने की वजह से उस केस में भी L1 बराबर L2 होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम देख सकते हैं, सिमिलरली ऑल इवन नंबर्ड क्यूमुलिन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव chiral प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट each terminal carbon should bear two different atoms or groups, so that, क्यों दो अलग अलग एटम्स और ग्रुप होना चाहिए? इसलिए कि so that no plane of symmetry need to be present। ताकि किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो। अगर किसी भी तरह का मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट किया तो मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो काम एलीन में देखे वही काम हम लोग इवन नंबर्ड क्यूमुलिन में भी देखते हैं। क्या भाई, हर एक टर्मिनल कार्बन का दोनों ग्रुप या एटम सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा। पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल मेरा इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। अगर ये ए और बी है तो ये और बी भी बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर ए और बी ना हो, अगर मान लीजिए सी और डी है तो ये सी और डी भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग molecules is are ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एक टर्म और इस्तेमाल होता है कायरल, आप लोग पढ़े होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो हम लोग देखते हैं पहला CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ClF CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 ये है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन में कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए हम दो कंडीशन पे ध्यान देते हैं। क्यूमुलिन्स है, एलिन्स है, तो उसमें दो चीज देखते हैं कि मेरा अगर क्यूमुलिन है तो इवन नंबर्ड क्यूमुलिन हो और एलीन हो। एलुइन में 2 लगातार डबल बॉन्ड, 4 लगातार डबल बॉन्ड, 6 लगातार डबल बॉन्ड, 8 लगातार डबल बॉन्ड, तभी मेरा ऑप्टिकल एक्टिविटी का सवाल उठता है, क्योंकि तभी मेरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। और नॉन प्लेनर हो और उसमें किसी भी तरह का पीओएस मौजूद ना हो तो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहां 2 लगातार डबल बॉन्ड है, तो इसमें चेक कर लेंगे हम लोग। यहां भी 2 लगातार डबल बॉन्ड, यहां भी 2 लगातार डबल बॉन्ड, यहां 3 लगातार डबल बॉन्ड है। इसमें तो कोई चांस है ही नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी का, क्योंकि ये प्लेनर होगा। और मॉलिक्यूल जिस प्लेन में लाई करेगा उसी प्लेन को अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल दें तो मॉलिक्यूल तो मेरा सिमेट्रिक, क्योंकि हमें सारा प्लेनर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है। तो देखिए यहाँ ये प्लेनर हो गया, यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहां आप देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, यहां पॉसिबिलिटी है। यहां देखिए 1 2 3 4 लगातार डबल बॉन्ड, यहां भी पॉसिबिलिटी है। 1 2 यहां भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इवन नंबर क्यूमुलिन और एलिन के केस में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यहां देखिए 1 2 3, यहां किसी भी सूरत में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो वो या तो एलिन के केस में होगा या इवन नंबर्ड क्यूमुलिन के केस में होगा। तो देखिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इवन नंबर्ड क्यूमुलिन हो, एलिन हो, और हर एक टर्मिनल कार्बन के पास दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट हो, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो उसमें पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा। जब उसको हम स्लाइस कट करेंगे तो मॉलिक्यूल को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। प्लेन कंटेनिंग हम दिखाए थे लास्ट के लेक्चर में, एक प्लेन ले लेंगे जिसमें रेस्ट पार्ट मौजूद रहेगा, वो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में काट देगा। तो यहां देखिए पहला केस जहां हमको चेक करना है, यहां देखिएगा कि इस कार्बन का दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल मेरा सिमेट्रिक हो गया। पीओएस यहां प्रेजेंट होगा, एक प्लेन आएगा इसको 2 भाग में काट देगा बराबर भागों में, तो ये सिमेट्रिक या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। 2 ये हाइड्रोजन सेम हो जाने की वजह से।
यहां इस कार्बन का एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, दोनों सेम नहीं है। यहां भी इस कार्बन का एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, ये दोनों भी आपस में सेम नहीं है। इसलिए ये डाइसिमेट्रिक होने की वजह से नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। टू ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। फिर यहां भी देखिए सिमिलर है, यहां एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है और एलीन है। तो ये भी डाइसिमेट्रिक हो गया आपका, एलीन है, ये भी एलीन था, ये भी एलीन का ही केस है। ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और CH3 सेम नहीं है, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम नहीं है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और CH3 डिफरेंट है, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन क्या है भाई आपका सेम, आइडेंटिकल है दोनों हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ POS इज प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको हम दो बराबर भागों में चाहे तो हम बांट सकते हैं, इसलिए ये मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं एकाइरल। एकाइरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, काइरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए 4 लगातार डबल बॉन्ड, इवन नंबर्ड क्यूमुलिन, नॉन प्लेनर। यहाँ H और CH3 सेम नहीं है, H और CH3 सेम नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि टर्मिनल कार्बन का दोनों एटम और ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। ये एलीन हो गया। देखिए यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन जो कि आपस में सेम नहीं है, ब्रोमीन और क्लोरीन आपस में सेम नहीं है, डाइसिमेट्रिक होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। देख लीजिए आप, अब तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पूरा केस समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर यहां देखिए, ये तो ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन का केस है, 3 लगातार डबल बॉन्ड, प्लेनर हो जाएगा। अब प्लेनर होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहले भी समझा चुके हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इन केसेस से आप अच्छे से पूरा समझ गए होंगे एलीन और इवन नंबर्ड क्यूमुलिन क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कब होता है, कैसे होता है, और POS प्रेजेंट क्यों होता है, कब होता है और कब इनएक्टिव होगा, वो सारा केसेस आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे केस ऑफ ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन। आगे हम लोग देखेंगे केस ऑफ ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन। आपका ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन जितना भी होता है, जिसमें 3 लगातार डबल बॉन्ड, 5 लगातार डबल बॉन्ड, 7 लगातार डबल बॉन्ड, सब आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है। और प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। आपके ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि लेट अस चेक वेदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल और नॉट। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है कि नहीं है ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन के केस में। ऑप्टिकल तो संभव नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर हो गया। पहला ही कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होना चाहिए। नॉन प्लेनर होने के इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तब ना उसको कायरल सेंटर बोलते थे। लेकिन यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, फिर भी वो नॉन प्लेनर हो जाता था, एलीन और इवन नंबर्ड क्यूमुलिन, इसलिए डाइसिमेट्रिक हो जाता था। कब, जब हर एक टर्मिनल कार्बन अलग अलग एटम और ग्रुप कंटेन कर रहा होता था। तो यहां वही चीज देखेंगे कि ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन आपका क्या है, प्लेनर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कभी कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नेवर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितना भी प्लेनर मॉलिक्यूल है कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है उसके अराउंड।
इसीलिए देखते होंगे sp2 कार्बन को कभी हम लोग कायरल सेंटर में काउंट नहीं करते हैं, sp कार्बन को कायरल सेंटर में नहीं काउंट करते हैं, हमेशा sp3 कार्बन को ही कायरल सेंटर मानते हैं जब चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। इसीलिए प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं कि क्या इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। तो फॉर GI दो कंडीशन है, पहला है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहला होना चाहिए आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरा होना चाहिए स्पैटियल डिस्टेंस शुड चेंज। L2 should be greater than L1, अगर L1 मान रहे तो L1 should be greater than L2। ये दो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। जो भी मॉलिक्यूल ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वो सारा मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखते हैं ये ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन्स का केस। तो हम लोग ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन का एक केस लेते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये ऑड नंबर्ड है, 3 लगातार डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है आपका केस ऑफ ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन। क्योंकि इसमें 3 लगातार डबल बॉन्ड है। अब देखिए जो GI के लिए जो कंडीशन था फॉर GI फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू बी पॉसिबल, पहला था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फ्री रोटेशन होगा तो वो तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, इसलिए रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ताकि दो आइसोमर्स के बीच एनर्जी गैप हो। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरा स्पैटियल डिस्टेंस शुड चेंज। मतलब L2 शुड बी ग्रेटर देन L1। यही दो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होने के लिए। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहां रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, फ्री रोटेशन नहीं है मॉलिक्यूल के अलावा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज देयर। तो एलिन में भी हम लोग देखे थे, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड के अलावा रोटेशन फ्री नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा रोटेशन फ्री और नहीं होता और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मतलब जितना पाई बॉन्ड रहेगा उतना कार्बन एटम टाइटली हेल्ड रहता है, रोटेशन फ्री नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ रोटेशन मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरा देखना है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रहा है, तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको पता है कि ईच टर्मिनल कार्बन शुड कंटेन, इसीलिए जरूरत पड़ता है, यही कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जरूरत पड़ता है ये चीज इसका, ईच टर्मिनल कार्बन शुड कंटेन 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। प्रत्येक टर्मिनल कार्बन 2 अलग अलग एटम या ग्रुप कंटेन करना चाहिए। तो देखिए A B, A शुड नॉट बी इक्वल टू B, इधर भी CD ले सकते हैं, चाहे तो हम A और B भी ले सकते हैं, यहां भी A शुड नॉट बी इक्वल टू B। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये A और A ले लेते हैं मान लीजिए, तो मॉलिक्यूल को रोटेट कर देते हैं, इसके पोजीशन को ऊपर कर देते हैं, इसके पोजीशन को नीचे कर देते हैं, दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए, लेकिन क्या हमको ये पता चल पाएगा कि हम चेंज किए कि एज इट इज रहने दिए? नहीं समझे आप। यहां A और B अलग अलग इसलिए होना चाहिए कि अगर ये A और A रहा सेम ही रहा तो अलग स्ट्रक्चर में, अलग कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर दिए, A को ऊपर कर देते हैं मान लीजिए और इस A को नीचे कर देते हैं, क्या आपको पता चलेगा? आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन मानने वाला कभी मानेगा क्या? बोलेगा कि अरे भाई जो पहले था वही तो तुम फिर लिख दिया, तुम किया कि नहीं किया हम कैसे जाने? स्पैटियल डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये पता भी लग पाएगा क्या?
आप L2 बोल दीजिएगा L2 ग्रेटर देन L1, तो दूसरा केस में बोल दीजिएगा L2 बराबर L1 है, क्योंकि स्पेटियल डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ। क्योंकि आप बोलिएगा कि हम ऊपर नीचे कर दिए, लेकिन ऊपर नीचे करने के लिए ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि भाई, तब ना आप देख पाइएगा कि एक को ऊपर किए दूसरे को नीचे किए। अगर दोनों सेम रहेगा तो क्या कर पाइएगा? अगर आप ऊपर नीचे करिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रह जाएगा विथ इनिशियल, कोई नया चीज आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ए और बी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए L2 ग्रेटर देन L1 होगा कि नहीं होगा? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल अगर रहता तो क्या बोलते थे कि किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी प्लेन के एक पॉइंट से किसी भी दूसरे प्लेन का कोई भी दो पॉइंट बराबर दूरी पे होता है। लेकिन प्लेनर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता। ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? प्लेनर मॉलिक्यूल। तो यहां तो हम दोनों डिस्टेंस एक ही प्लेन में चेक करेंगे ना। देखिए ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, यहां जिस प्लेन में ए और बी है उसी प्लेन में ए और बी है। एलीन और इवन नंबर क्यूमुलिन में तो ये ए और बी कोई और प्लेन में था, ये और बी किसी और प्लेन में था। अगर ये ए और बी एक्स वाई प्लेन में था तो वो ए और बी वाई जेड प्लेन में था। लेकिन यहां तो दोनों, ये ए और बी जिस प्लेन में है वही ए और बी इस प्लेन, जिस प्लेन में ये ए और बी है उसी प्लेन में ये ए और बी है। तो आप क्या समझ रहे हैं? यहां आपको ये देखना है कि ये दो चारों एटम इज अ पार्ट ऑफ वन प्लेन। अब यहां हम डिस्टेंस जो बोलेंगे, अब यहां ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक पॉइंट से किसी भी एक प्लेन का कोई भी दो पॉइंट किसी दूसरे प्लेन का बराबर दूरी पे होगा। ये यहां नहीं बोल सकते हम, क्योंकि यहां दोनों पॉइंट एक ही प्लेन का हिस्सा है। ये देखिए, ये मानिए साइड है, रेक्टेंगल मान लीजिए इसको, जरा इसको L1 बोलिए और इसको L2 बोलिए। तो यहां मूविंग अलोंग द साइड एंड हियर मूविंग अलोंग द डायगोनल, कौन सा दूरी ज्यादा होगा? क्योंकि दोनों एक प्लेन का हिस्सा है। लेट अस कंसीडर द प्लेन टू बी अ रेक्टेंगुलर प्लेन। इस प्लेन को आप मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर स्क्वायर भी मान सकते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो यहां आप मूविंग अलोंग द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अगर साइड के अलोंग मूव करिएगा तो डिस्टेंस है L1, और डायगोनल के अलोंग मूव करिएगा तो डिस्टेंस है L2। हमको पता होना चाहिए कि डायगोनल वाला डिस्टेंस तो साइड वाले डिस्टेंस से ज्यादा ही होता है हमेशा। तो यहां क्या होगा? L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि डायगोनल वाला डिस्टेंस साइड वाले डिस्टेंस से ज्यादा होता है, अगर हम इसको रेक्टेंगुलर मान लें प्लेन को तो। अब आप देखिए ध्यान से कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाया कि नहीं हो पाया। ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो गया। यहां L2 बराबर L1 नहीं आया। एलीन और इवन नंबर क्यूमुलिन में L2 बराबर L1 आ गया था, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था। और चूंकि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर था और उसमें अगर पीओएस प्रेजेंट नहीं रहा तो मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर दिया ड्यू टू डाइसिमेट्रिक ज्योमेट्री। लेकिन आप जब बात करिएगा ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन के केस में, तो मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर हो गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई चांस नहीं है, तो वहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ स्पेटियल डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है। यहाँ ये L1 है तो ये यहाँ L2 है, ये वाला दूरी L2 है, ये वाला दूरी L1 है। अब दोनों को रोटेट कर देते हैं, B को ऊपर कर देते हैं, A को नीचे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? शुरू में L1 था, बाद में L2, स्पेटियल डिस्टेंस चेंज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अभी यहाँ L1 दूरी पे है, फिर एक दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में B को ऊपर A को नीचे कर देंगे तो ये L2 दूरी पे हो जाएगा, तब ये ज्यादा दूर हो जाएगा ये। तो क्या हुआ? अभी सेम साइड है तो इसको सिस बोल दिए, फिर अपोजिट साइड हो जाएगा सेम सिमिलर ग्रुप तो ट्रांस बोल देंगे। तो यहां हम क्या समझ सकते हैं? और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन के केस में हमेशा कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इवन नंबर्ड में ऑप्टिकल, तो ऑड नंबर्ड में ज्योमेट्रिकल। कंडीशन सेम, टर्मिनल, हर एक टर्मिनल कार्बन का जो दोनों ग्रुप और एटम होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं
कि नोट में एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इन द केस ऑफ odd number टुमुलिन geometrical isomerism is possible. इवन नंबर के केस में ऑप्टिकल, ऑड नंबर के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल प्रोवाइडेड दैट, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा दिमाग में समझकर, प्रोवाइडेड दैट ईच टर्मिनल कार्बन bears two different atoms or groups, प्रत्येक टर्मिनल कार्बन के पास दो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होना चाहिए। देखिए हम एक एग्जांपल, सच एज इवन नंबर ऑड नंबर टुमुलिन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और डी भी हो सकता है, लेकिन ए और बी ही रखिए। इसका दूसरा आइसोमर जो होगा, एक ए और बी के पोजीशन को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमको स्पैटियल डिस्टेंस को चेंज करना है, तो बी को ऊपर कर दिए, ए को नीचे कर दिए। अभी देखिए यहाँ L1 दूरी पे था, अब यहाँ L2 दूरी पे हो गया और L2 इज ग्रेटर देन L1। स्पैटियल डिस्टेंस चेंज किया तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन में चेंज हुआ, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ इसको दोनों ए और ए एक ही साइड में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच, ए और ए एक ही साइड में है, ये सिस हो गया, और यहाँ ए और ए अपोजिट साइड में है, इसलिए ये ट्रांस हो गया। ए सिमिलर टू ए है, बी सिमिलर टू बी है। अगर यही सी और डी रहता तो वहां सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर संभव नहीं है, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर नहीं संभव है, वहां हम लोग इजेड नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें इंपॉर्टेंट केस। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेस इफ पॉसिबल। यदि संभव हो तो इंडिकेट करिए कौन सा आइसोमेरिज्म संभव है, नहीं संभव है तो बोल दीजिए नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। पहला, देखिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स दे रहे हैं। यहां देखिए ये आपका एलीन का केस है, दो लगातार डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल मेरा नॉन प्लेनर हो गया, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि L1 और L2 का दूरी बराबर होगा। तो यहाँ देखना है कि पीओएस मौजूद नहीं होगा। अगर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, पीओएस मौजूद नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखिए CH3 और H अलग अलग है, CH3 और H आपस में अलग अलग है, टर्मिनल कार्बन का दोनों ग्रुप और एटम अलग अलग है हर एक टर्मिनल कार्बन का, इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। यहां देखिए, यहां तीन लगातार डबल बॉन्ड है, यहां आप देखिए CH3H अलग अलग है, दोनों H2 सेम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है तीन लगातार डबल बॉन्ड के केस में, तो यहां लिखेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाने की वजह से, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल।
यहाँ ना तो ज्योमेट्रिकल ही होगा, ऑप्टिकल का तो कोई चांस ही नहीं है, प्लेनर होने की वजह से। मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है, इसलिए ऑप्टिकल का कोई चांस नहीं है। ज्योमेट्रिकल होने का चांस था, L1 L2 चेंज करता, लेकिन दोनों हाइड्रोजन ही है, एक हाइड्रोजन को ऊपर नीचे कर देंगे, क्या पता L1 और L2 चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ दोनों सेम हो जाने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ दो H और CH3 है, दोनों अलग अलग है, यहाँ H और CH3 है, दोनों अलग अलग है। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, 3 लगातार डबल बॉन्ड। ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 लगातार डबल बॉन्ड, H और CH3 अलग अलग, H और CH3 अलग अलग है, 4 लगातार डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूल मेरा नॉन प्लेनर, दोनों अलग अलग ग्रुप और एटम होने की वजह से पीओएस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। हमने इस लेक्चर में, ये लेक्चर और पिछले लेक्चर में पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन, ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन, इवन नंबर्ड क्यूमुलिन्स देखे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। उसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग पहले प्लेनरिटी की बात किए, क्यूमुलिन और एलीन की, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टेरिक रिपल्सन के बारे में पढ़ेंगे, अपना अगला यूनिट।